नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक 28 मार्च 2023 को जजमेंट्स कई प्रोनाउंस किया है। आइए हम इस पार्ट 2 में एक क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड एक जजमेंट है, उसको देखते हैं कि कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। और जजमेंट में इस वीडियो में हम उस पोर्शन को, उस जजमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये एक क्रिमिनल अपील 906 ऑफ 2016, ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और इसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ असम है। यहाँ पर कुछ अपीलेंट्स हैं, उनको कन्विक्शन कर दिया गया था। अंडर चार्जेस थे कॉमन असेंबली, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ 149 का जो आईपीसी है और 302 मर्डर के केस में उनको कन्विक्शन कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट में, और इवन हाई कोर्ट ने भी जो ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब अपील डाली गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे एविडेंसेस को स्कैन किया और पाया काफी ज्यादा इसमें जो डाउटफुल केस बनता है, क्योंकि यहाँ पर अक्यूज ने, जो विटनेस ने ये स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि कई पुलिस पर्सनल्स थे वो घर के बाहर भी प्रेजेंट थे, क्योंकि 11 लोगों के ऊपर जो है कन्विक्शन किया गया था। और उसमें ये स्टेटमेंट दी गई थी कि कुछ पुलिस पर्सनल्स हैं, जब वो अक्यूज पर्सन ने अटैक किया था घर पे तो पुलिस पर्सनल जो है वो बाहर भी थे। लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि किसी भी आई विटनेस ने जो है वो ना तो नाम लिया अक्यूज्ड का, और चूंकि वो 13 नंबर में थे, और साथ में ये बताया कि जो 5 पुलिस पर्सनल्स हैं वो घर के बाहर थे, उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया कमीशन ऑफ ऑफेंस। और फिर यहाँ पर एक और इस कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी, हो सकता क्योंकि जो डिसीज्ड को अप्रीहेंड करने के लिए आए थे, हो सकता है रेजिस्टेंस से भी जो है डिसीज्ड की डेथ हो गई हो। और लेकिन यहाँ पर जो अनलॉफुल असेंबली है वो नहीं बनती है, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो इसमें कन्विक्शन जो है अंडर सेक्शन 149 आईपीसी के अंदर नहीं सस्टेनेबल है, और डाउट जो है वो सीरियस बनता है। और चूंकि जो अल्टरेशन भी है, जो मटेरियल विटनेस पे भी जो एग्जामिनेशन जो किया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन से भी कोई उनकी स्टेटमेंट से कोई कॉन्फिडेंस नहीं निकल के आया है, तो ऐसे जो ग्राउंड्स को देखते हुए, एविडेंस को स्कैन करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब अपीलेंट्स को अक्विटल कर दिया, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। आइए हम इसके कंटेंट्स हैं उस जजमेंट में देखते हैं। देखिए यहाँ पर करेक्टनेस ऑफ जजमेंट है 21/11/2015 को, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्रिमिनल अपील नंबर 2014 की थी, जिसमें 11 लोगों के ऊपर जो अपील थी उनको अपील जिन 11 लोगों ने आरोपी थे उन्होंने जो अपील फाइल की थी कन्विक्शन के ऊपर, उस अपील को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। और जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था सेशन जज का, जो एक जगह है असम की, वहां का जो ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। और जो सेशन केस था वो 2000 का था, मतलब सन 2000 में चालू हुआ था, और केस का नंबर ये 100 था, और 11 अक्यूज थे, उनको कन्विक्शन कर दिया गया था 147, 148, 447, 323, 302 और 149 ऑफ आईपीसी। और उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी गई थी फॉर द लाइफ अंडर सेक्शन 302, 149 आईपीसी, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी गई थी 6 मंथ्स अंडर जो दूसरे सेक्शन से 323, 447, 147, 148, और फाइन ऑफ 1000 रुपीज इम्पोज कर दिया था 11 अक्यूज्ड के ऊपर। और यहाँ पर बताया कि ट्रायल जो था वो 13 अक्यूज में से 11 के ऊपर चला और सबको कन्विक्शन कर दिया, और 11 जो कन्विक्टेड अक्यूज हैं उन्होंने यहाँ पर अपील प्रेफर की थी हाई कोर्ट में, जो कि डिसमिस हो गई थी। 4 अक्यूज थे, जिसमें 11 में से 4 अक्यूज हैं उन्होंने ही अपील जो है वो प्रेफर की थी। और बाकी जो 2 अक्यूज थे, जो 13 जो अक्यूज बनाए गए थे उसमें 2 अक्यूज हैं वो अब्सकॉन्डेड, मींस जो फरार थे, और उनका कोई मटेरियल रिकॉर्ड में नहीं आया कि वो उनको अरेस्ट किया गया या फिर उनका ट्रायल हुआ है उनके ऊपर। और प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी बिगिनिंग करती है एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से पे चालू बेस है, जो कि 13 जून 1989 में एक पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट जो है असम का, वहां पर एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, उन्होंने रिपोर्ट की थी
और शॉर्ट्स क्रिस्प जो FIR थी वो ये बताती थी कि 12 बजे 13 जून 1989 को 13 रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज थे, वो घर में आए और उन्होंने कॉर्डन घेर को घेराव कर दिया बिना किसी रीजन से और ग्रीवियस इंजरी दी। एक जो ब्रदर इन लॉ है उनके सिर पे ग्रीवियस इंजरी दी जो कि प्रोसिक्यूशन 2 है, और उनके ऊपर जो प्रहार किया शार्प वेपन से, और 3 जो अदर अक्यूज थे उनके जो नाम बताए गए हैं उन्होंने मर्डर कर दिया जो डिसीज्ड का बाय असॉल्ट किया विद शार्प कटिंग वेपन से, और नेसेसरी एक्शन जो है वो लेने को बोला कि इस इंसिडेंट का जो एक्शन है केस रजिस्टर्ड हुआ 1989 में अंडर ये सेक्शंस थे 147, 148, 149, 447, 302, 326। तो पुलिस आई स्पॉट पे और इंक्वायरीज की और फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम पे भेज दिया, और सब मटेरियल्स भी और कुछ मटेरियल्स थे स्पॉट से कलेक्ट किए, जो रिकवरी मेमोज थे वो प्रिपेयर किए गए और सारे मटेरियल्स को कस्टडी में लिया गया और इन्वेस्टिगेशन हुई। चार्जशीट सबमिट हुई 3 मई 1991 को 8 अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, और 5 अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया गया, और बाकी क्योंकि वो एब्सकॉन्डर्स थे, और सम यहाँ से प्रतीत होता है कि कुछ स्टेज के बाद 3 और अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया, और जो 2 अक्यूज थे जो रिमेन एब्सकॉन्डी थे वो उनके जो नाम बताए गए हैं, और चार्जशीट जो है वो सबमिट की गई फॉर ट्रायल के लिए, वही अंदर जो सेक्शन 147, 148, 149, 447, 448, 324, 326 एंड 302 IPC। चार्जेस रीड किए गए अक्यूज्ड को, उन्होंने प्लीड किया कि वो गिल्टी नहीं है, उन्होंने ट्रायल फेस किया। 7 विटनेस प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन किए, 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे वो प्रूव किए गए चार्जेस को। 7 विटनेसेस के जो नाम थे वो ये थे कि प्रोसिक्यूशन विटनेस थी जो कि आई विटनेस थी, सिस्टर इन लॉ थी डिसीज्ड की, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 थी जो आई विटनेस थी वो इंजर्ड थे, ब्रदर थे डिसीज्ड के, प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 जो है वो सिस्टर इन लॉ थी, प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 जो है रिलेटिव ऑफ डिसीज थी, और प्रोसिक्यूशन 5 जो भी रिलेटिव ऑफ डिसीज था, प्रोसिक्यूशन 6 जो डॉक्टर थे जिन्होंने ऑटोप्सी पोस्टमार्टम जो है वो कंडक्ट किया था डिसीज्ड का, प्रोसिक्यूशन 7 जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे जिन्होंने चार्जशीट एग्जिबिट 4 है वो सबमिट की थी। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या थे, वो एक तो FIR थी जो एग्जिबिट 1 बनाई गई, सीजर थी जो पिलहाड़ी जो सीज्ड की गई थी वो एग्जिबिट 2 बनाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एग्जिबिट 3 बनाया गया, और चार्जशीट थी वो एग्जिबिट 4 बनाया गया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने कंक्लूजन पे आए कि एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने दिया है वो अनक्वेश्चनेबल है, और कन्विक्शन और सेंटेंस थी वो दे दी गई। और फिर कोर्ट ने सारे मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड में देखा और पाया कि फिनलैंड काउंसिल ने जो है अपनी सबमिशंस दिए, अपीलेंट ने कहा कि एक फेयर एंड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन वर्जन नहीं आया है, FIR स्केची है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है वो इम्प्रूवमेंट है, जो FIR में जो मेंशन की गई थी उससे इम्प्रूव कर दिया है। और प्रोसिक्यूशन विटनेस PW1, 2, 3 ने ये कहा कि 5 पुलिस पर्सनल्स जो है वो प्रेजेंट थे जब इंसिडेंट हुआ, और पुलिस पर्सन्स ने अकम्पनीड की मतलब अक्यूज्ड के साथ आए थे, और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों जो पुलिस पर्सन्स थे वो अक्यूरेंस में आए। अगर पुलिस पर्सन्स प्रेजेंट थे घर के तो फिर रिपोर्ट क्यों की गई इंसिडेंट की, रेदर देन जो PW1 जो है वो FIR क्यों लॉन्च की गई, FIR जो है पुलिस स्टेशन में जाके क्यों ये रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। तो और फिर अक्यूज ने जो है वो पुलिस स्टेशन से अक्यूज पुलिस को लेकर आए थे, पुलिस स्टेशन से, और विद PW2, और जिनको थॉरली असॉल्ट किया गया रास्ते में। और पुलिस पर्सन जो कि 5 ही नंबर थे उन्होंने क्यों नहीं अटेम्प्ट किया अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए, क्यों उनको भाग जाने दिया, और कोई एविडेंस नहीं है कि अक्यूज्ड पर्सन जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ आए थे, और ये सेक्शन 147, 148, 149 जो है वो अनटेनेबल इन लॉ है। तो इंग्रेडिएंट्स 142 के एस्टेब्लिश नहीं होते हैं, मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज हैं स्टेटमेंट्स की जो कि डिस्क्रेडिट करती है टेस्टिमनी को, और एक इंटरेस्टेड विटनेस भी है क्योंकि वो रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड हैं। तो ये सारे उन्होंने अपनी सबमिशंस दिए
और उसके बाद स्टेट ने भी अपना सबमिशन दिया। अब कोर्ट ने अपना एनालिसिस किया एविडेंस को, सारे विटनेस जो दिए गए थे उन सब के स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया कि PW1 ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी वो ओपन की और उन्होंने सारे अपने स्टेटमेंट्स को उन्होंने स्कैन किया। PW2 थे जो कि ब्रदर थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट अपने ओथ में जो विटनेस बॉक्स में थी तो उन सारी स्टेटमेंट को एग्जामिन किया। और PW3 फिर उसके बाद PW4 सब ने अपने जो स्टेटमेंट्स थी उन सबको रिप्रोड्यूस किया। PW5 जो कि आई विटनेस नहीं है और उन्हें अपनी जो वर्जन बताया वो सारा स्कैन किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको भी देखा। PW7 जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे और उन्होंने अपनी जो सबमिशंस थी बताई। और फिर इसके बाद अक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई। जब सारे प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस क्लोज्ड हो गए फिर उसके बाद अक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट 313 में रिकॉर्ड करवाई। उन्होंने कोई मटेरियल पर्टिकुलरली नहीं बताया, लेकिन बताया गया कि सब डिनाई किया कि उनका इंसिडेंट में कोई रोल नहीं है और एविडेंस ना ही कोई लीड नहीं किए। अब कोर्ट ने यहाँ पर अपना निर्णय दिया कि जो जॉब प्रोसिक्यूशन का है वो ना एक्सेप्ट कंप्लेंट वर्जन को गॉस्पेल ट्रूथ की तरह एक्सेप्ट करना नहीं है, बल्कि प्रोसीड करना है कि इन्वेस्टिगेशन जो कि एक फेयर हो, ट्रांसपेरेंट मैनर पे हो और ताकि वो असर्टेन किया जा सके ट्रुथ क्या, सच्चाई क्या है। और जो एविडेंस कलेक्ट किया जाए इन्वेस्टिगेशन में उसको एनालाइज करना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा और उसके बाद रिपोर्ट 173 टू CRPC की वो सबमिट करनी चाहिए। अब ड्यूटी है ट्रायल कोर्ट की कि वो स्क्रूटनी करे एविडेंस को ताकि वो फाइंड आउट कर सके ट्रूथ ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस जो लीड किए गए हैं। अगर जरूरी पड़े तो कोर्ट जो है वो फर्दर इंक्वायरी भी कर सकती है। अगर पता चले कि इन्वेस्टिगेशन जो है अनफेयर है, टेंटेड है, तो ड्यूटी ऑफ ट्रायल कोर्ट है कि वो सारी क्लैरिफिकेशन ले सारे एस्पेक्ट्स पे। अगर ट्रायल कोर्ट फेल्स हो जाती है इस सारी चीजों में तो फिर डिस्क्रिशन जो वेस्ट दी गई है जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट जो है वो खराब विशेषित होगी। और फिर इसके बाद प्रेजेंट केस में इन्फॉर्मेंट ने और आई विटनेस थे उन्होंने सब ने कैटेगरीली अपनी स्टेटमेंट दी थी कि पुलिस पर्सन थे वो अक्यूज के साथ थे, उन्होंने साथ इंसिडेंट में आए थे। ये फैक्ट नोटिस भी किया ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट में, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं लिया प्रोसिक्यूशन से कि व्हाट ओकेजन्ड द प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सन जो अकम्पनी किया था और स्टैंड घर के बाहर डिसीज्ड को जो देखते रहे, डिसीज्ड को देखते रहे कि अक्यूज ने असॉल्ट किया है प्रोसिक्यूशन विटनेस को और फिर मर्डर भी किया उसके ब्रदर का। ट्रायल कोर्ट ने सारे आर्गुमेंट्स को सेट असाइड, ब्रश असाइड कर दिया और कोई सीरियस थॉट नहीं दिया। यहाँ कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दी। अब अगले कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि पुलिस पर्सन अगर प्रेजेंट थे कमीशन के टाइम तो वो एक्ट करना चाहिए था, उनको क्रिमिनल मशीनरी जो है मोशन में लानी चाहिए। पहले तो अक्यूज्ड को अप्रीहेंड करना चाहिए था rather देन कि उनको भाग जाने दिया और टू द पुलिस स्टेशन जो और कंटिन्यूसली असॉल्ट करते रहे PW2 को रास्ते में। तो एंटायर वर्जन जो प्रोसिक्यूशन का है वो कि पुलिस पर्सन जो है अक्यूज के घर के बाहर नहीं, पुलिस पर्सन अक्यूज के साथ आए थे और घर के बाहर थे, तो एक सीरियस डाउट है जो कि ऑन दी वेरी जेनेसिस ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टोरी पे एक सीरियस डाउट क्रिएट होता है। अब PW1 के विटनेस पे आए। PW1 ने कोई अपना नहीं बताया स्टेटमेंट में कि किस अक्यूज्ड का क्या रोल था, स्पेसिफिक रोल जो है वो अक्यूज्ड का नहीं बताया गया। सिर्फ ये बताया गया कि 13 लोग आए थे और किसी ने कईयों ने चेस किया था और डिसीज्ड को फॉलो किया था और जो कि अपने आप को बचा रहे थे कि फ्रॉम दी बैकवर्ड और फिर नेबर के घर में चले गए थे जहां पे उनकी हत्या कर दी गई। और FIR जो दी गई थी, जो बताया गया उसमें जो रोल था, उन्होंने ये बताया कि जो इंजरी है वो नेक डिसीज्ड को दी गई। और उन्होंने बताया कि उन्होंने जो एग्जिबिट FIR है क्रॉस एग्जामिनेशन में बताया कि उन्होंने FIR को रीड नहीं किया था जो कि पुलिस द्वारा लिखी गई थी और सिर्फ उन्होंने सिग्नेचर पुट अप किए थे और कंटेंट्स ऑफ FIR के बारे में उनकी जानकारी नहीं है। और प्रोसिक्यूशन वन की जो स्टोरी जो कॉन्फिडेंस नहीं इंस्पायर करती है, 2 रीजन से। पहली चीज की FIR वर्जन जो है वो एक मटेरियल डिफरेंटली है, जो स्टेटमेंट जो कोर्ट में दी गई वो FIR जो है वो टोटली डिफरेंट है, मटेरियल डिफरेंट है।
टोटली नहीं, मटीरियली डिफरेंट है। और सेकेंडली जो डिसीज्ड जो भाग गए थे घर से बैक डोर से, जो कि PW4 और PW5 पे, और जो कि अक्यूज ने पीछे फॉलो किया था, PW1 जो है को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि वो जा सके घर PW4 और PW5 पे जहां पे असॉल्ट हुआ गया है। और जो विटनेस किस मैनर पे क्राइम हुआ ऐसे में उन्होंने कोई विटनेस नहीं दी। ये ऐसा लगता है कि ये ट्यूटर्ड वर्जन है, उन्हें सिखाया गया है, एक ट्यूटर्ड किया गया है ऐसे। तो PW2 के विटनेस को भी यही बताया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने सारे विटनेस को पाया कि यहाँ पे एक जो प्रेजेंस थी PW2 की वो एक डाउटफुल है, और PW3 ने जो है वो अपना वर्जन दिया। तो यहाँ पर भी कहीं नहीं बताया कि उन्होंने कहीं अक्यूज्ड को नहीं देखा था, और ना ही विटनेस असॉल्ट डिसीज को जो असॉल्ट किया ना ही उसकी उन्होंने विटनेस देखी, मतलब गवाही दी उसकी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर बाद में बताया, सारे विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद PW5 ने कोई अपना नहीं मटेरियल दिया, PW6 ने ऑटोप्सी की थी। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को इसको देखा तो कोर्ट ने कहा कि एक अगर अनलॉफुल असेंबली थी और फर्दर अक्यूज थे वो एक मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली थी, तो कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। चैप्टर 8 इंडियन पीनल कोड जो है वो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। सेक्शन 141 से लेकर 149 जो है वो डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुली असेंबली बताता है। बीइंग ऑफ अनलॉफुल असेंबली जो है पनिशमेंट ऑफ बीइंग पार्ट, और जो अनलॉफुल असेंबली का आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, एंड एवरी मेंबर ऑफ द जो भी अनलॉफुल असेंबली का जो मेंबर होगा वो भी गिल्टी होगा ऑफेंस, जो प्रोसिक्यूशन के अंदर जो ऑफेंस किया गया है जो कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो 149 IPC के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अगर जो भी डेडली वेपन्स के साथ आ रहे हैं जो कॉमन ऑब्जेक्ट है तो उनको अब यहाँ पे 149 का ये बताया कि एवरी मेंबर जो है उसको पता होना चाहिए कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है असेंबली का, और ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अपना उन्होंने बताया। अब आगे फिर बताया कि एविडेंस था कि आई विटनेस का वो डिटेल में एग्जामिन किया गया, और किसी आई विटनेस ने डिसीज्ड के नाम, अक्यूज्ड के नाम, ऑल अक्यूज्ड के नाम नहीं लिए, जो कि बताया गया 13 नंबर है। 3-4 अक्यूज्ड पर्सन के नाम लिए गए, और उन्होंने बताया कि उन्होंने डिसीज को असॉल्ट किया था, इंजर्ड किया था PW को। किसी आई विटनेस ने ये नहीं कहा कि अक्यूज्ड पर्सन जो है वो आए थे कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कि उन्होंने मर्डर किया डिसीज्ड का और असॉल्ट किया। और किसी ने भी ये नहीं बताया कि आई विटनेस ने कि कोई भी इस तरह की अटरेंसेस नहीं बताई कि ऑल अक्यूज्ड जो ने कहा हो कि वो एलिमिनेट करने आए हैं डिसीज्ड को और इंजरीज देने आए हैं PW2 को। तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया अक्यूज्ड का कि जिन्होंने कहा हो कि वो एलिमिनेट करने आए डिसीज को और जब इंजरी देने आए। तो यहाँ से क्लियरली स्टेट होता है कि आई विटनेस PW1, PW2, PW3 के 5 पुलिस पर्सन थे, वो कंपनी कर रहे थे, और जो घर के मतलब बाहर खड़े थे, और उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया कमीशन ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो अनलॉफुल असेंबली, ऑल मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली वर अवेयर ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से एक नहीं प्रतीत होता है कि सारे मेंबर्स को पता हो कि वो एक अवेयर है कि कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर वन रीजन ये भी हो सकता है कि अनलॉफुल असेंबली का PW2 और PW3 ने ये कहा कि पुलिस थी, अक्यूज्ड को आई थी अक्यूज्ड आए थे अरेस्ट करने के लिए डिसीज्ड को एंड द इंजर्ड को। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, जो पुलिस जो है वो हेल्प ले रही थी अक्यूज्ड की, फिर उसके बाद फैक्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कमिटिंग ऑफ द क्राइम जो है वो यहाँ से नहीं बन के आता है, क्योंकि यहाँ पर अक्यूज्ड की हेल्प लेने आई थी और अरेस्ट करने आई थी डिसीज्ड को। तो ये भी हो सकता है कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो ये कुड बी द कॉमन ऑब्जेक्ट जो है अक्यूज्ड को पता हो कि वो डिसीज्ड को अरेस्ट करने आए हैं, और इंजर्ड PW2 और डिसीज्ड को अरेस्ट करने हैं, क्योंकि सम क्रिमिनल केस था वो रजिस्टर किया गया था एक अक्यूज्ड द्वारा। तो इन द व्यू ऑफ द अबव यहाँ से हम ये होल्ड करते हैं कि अनलॉफुल असेंबली है, और फर्दर अपहोल्ड कि यहाँ पर हम वो कोर्ट ने मना कर दिया कि वो अनलॉफुल असेंबली को नहीं मानते हैं कि यहाँ पर कि अनलॉफुल असेंबली हुई हो, और फिर अपहोल्ड की कन्विक्शन जो है वो अपहोल्ड करना नहीं बनता है, कन्विक्शन नहीं बनती है 149 IPC में। और कि अब ये बताया है कि आई विटनेस ने जो अपने जो 5 अक्यूज्ड के नाम लिए थे, तो FIR में जो नहीं मेंशन किया कि किस अक्यूज्ड का क्या रोल था, असाइन किया गया था, ये भी नहीं बताया उन्होंने। और सारा कुछ एग्जामिनेशन करने के बाद अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एक सीरियस डाउट है, वो आता है प्रोसिक्यूशन स्टोरी का
ये पॉसिबिलिटी है पुलिस पर्सनल जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन के आए थे डिसीज्ड को और ब्रदर को अरेस्ट करने के लिए। सम रेजिस्टेंस की प्रोसेस ऑफ सम रेजिस्टेंस की वजह से डिसीज्ड की डेथ हो गई हो, लेकिन जो इंजर्ड जो PW2 थे उन्होंने भी प्रूव नहीं किया कि कोई इंजरी रिपोर्ट भी नहीं दी, कोई इंजरी दैट देयर वाज एडमिटेडली कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं है उनकी भी, और जो FIR जो लिखी गई थी वो भी प्रोड्यूस नहीं की गई और सिग्नेचर्स भी प्रूव नहीं किए गए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक कंप्लीट सेटअप किया गया है पुलिस द्वारा और उन्होंने एक दे हैविंग कमिटेड द मर्डर इन द प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग द डिसीज्ड, और फिर उसके बाद ये जानते हुए कि पुलिस ने हो सकता है कुछ जो है डिसीज्ड को अरेस्ट करते समय डिसीज्ड की डेथ हो गई हो या मर्डर कर दिया, और फिर ये जाना हो कि एनिमिटी है दोनों पार्टीज की भी, उसके बाद फॉल्स केस है वो अक्यूज्ड के ऊपर लगा दिया गया हो। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं निकल के आया कि जो प्रेजेंस ऑफ पुलिस पर्सन्स थे थ्रू आउट द इंसिडेंट, जो पुलिस स्टेशन का बताया गया कि वो इंसिडेंट में प्रेजेंट थे, वो कहीं नहीं निकल के आया और प्रोसिक्यूशन ने एस्टेब्लिश नहीं किया है कि कर पाया कि प्लेस ऑफ अकरेंस क्या थी, और ना ही कोई ऐसा मटेरियल एग्जिबिट बताया जहां से ब्लड स्टेन्ड अर्थ जो है फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस, जहाँ कोई खून के जो धब्बे हों वहां से अकरेंस में मिले हों, और जो मटेरियल एग्जिबिट जो बताया गया, जो कुल्हाड़ी बताई गई है वो कस्टडी में ली गई, लेकिन उस दिन ली गई या फिर 2 दिनों के बाद ली गई है, और फिर उसे भी प्रोड्यूस नहीं किया गया और ना ही उसे एविडेंस लिया गया एज टू दैट इफेक्ट, नॉट एनी एविडेंस नॉट बीन प्रोड्यूस्ड और नॉट एनी एविडेंस लेड टू दैट इफेक्ट। तो एक मिस्ट्री है, ये स्टिल एक मिस्ट्री है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने स्टेटमेंट ली और उससे किस तरह से चार्जशीट फाइल की अगेंस्ट द 8 अक्यूज्ड, जिसमें 5 अक्यूज्ड थे वो जो भागे हुए थे, और फर्दर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि 3 मोर अक्यूज्ड जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया हो और फिर उनको ट्रायल लिया हो, और किस तरह से ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीड किया 11 अक्यूज्ड के पर, और 2 सिर्फ एब्सकॉन्डिंग थे, दोनों भागे हुए थे। सब्सक्राइब ऑफ FIR थी, उसे भी एग्जामिन नहीं किया गया। तो यहां से एक्सट्रीमली रेलिवेंट है कि PW1 ने कि कोई नॉलेज नहीं थी कंटेंट्स ऑफ FIR की। तो यहां से पाया कोर्ट ने कि एक होमिसाइडल है, लेकिन कन्विंस नहीं होती है कि प्रोसिक्यूशन ने एस्टेब्लिश किया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अपीलेंट्स को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और अपील को अलाउ किया जाता है, कन्विक्शन जो है सेट असाइड की जाती है, और अगर वो जुडिशियल कस्टडी में तो उन्हें छोड़ा जाता है, तो अगर कोई दूसरे केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये थी जजमेंट जो कि 3 बेंच द्वारा दी गई 28 मार्च 2023 को। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन में क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।